आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम इस समय जिन महान बौद्ध सम्राटों की जानकारी ले रहे हैं वो इतिहास में बुद्ध धर्म, संस्कृति और साहित्य, कला, शिल्प, इन सब को संरक्षित करने में जिनका बड़ा योगदान रहा है, उन सम्राटों के विषय में और उनके राजकाज के विषय में, उनके राज्यकाल के विषय में इस समय हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज हम समझते हैं एक ऐसे महान बौद्ध सम्राट को जिनका नाम है कुबिले खान। देखिए, संसार में जिनकी अपनी वीरता की चर्चा होती है, सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे संसार में, तो वो वीरता की चर्चा होने वालों में दो सम्राटों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और वे दो सम्राट हैं, एक तो सम्राट चंगेज खान और दूसरा कुबिले खान। तो आइए आज कुबिले खान की जानकारी लेते हैं। वैसे अमूमन होता यह है कि जब कभी किसी खान का नाम अगर जुड़ जाए तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये खान हो चाहे पठान हो, ये सारे के सारे लोग जो है इन सब को लोग सांप्रदायिक स्थिति में बांध लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि इनका इस्लामिक मतों से संबंध रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने असंग का नाम सुना होगा, वसुबंधु का नाम सुना होगा, ये सब पठान परिवार से थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और कुबिले खान की जानकारी लेते हैं। देखिए, चंगेज खान और कुबिले खान ये दोनों के दोनों जो घुमंतु जातियां होती है, उनके कबीले जो होते हैं, इन कबीलों के नेता थे। इनकी जो शुरुआत रही है वो ये रही है, और जिनका अपना कोई विशेष कहीं राज्य नहीं था, लेकिन अपनी वीरता के कारण वे विशाल साम्राज्य के महान सम्राट कहलाए। लेकिन वो उनके वीरता की बदौलत, उनके सामर्थ्य की बदौलत वे संसार में सम्राट कहलाए, जबकि थे मूल रूप से कबीलों के नेता। मंगोल ये जो नाम है, अभी आज का जो मंगोलिया है, मंगोल जो है ये कोई बहुत पहले से ऐसे कोई खास प्रसिद्ध नहीं रहे हैं। इस जाति को तातार चीनी तातार कहते हैं। वे हुनों के वंशज थे। हुनों का नाम आप जानते हैं, वे हुनों के वंशज थे। और चीन के उत्तर में बालू का भूमि और उसके भी उत्तर में मंगोलिया एवं उसके उत्तर में साइबेरिया था। यही मंगोलिया हुनों की जन्मभूमि थी। साइबेरिया, मंगोलिया और उसी के आसपास का जो एरिया था, जो बालू का भूमि थी, वही इनका क्षेत्र रहा है और यही हुनों की जन्मभूमि भी रही है। वे वहीं तक अपने को सीमित नहीं रख सके और अनुकूलता पाते ही वे चीन के हरे भरे गांव तथा समृद्ध नगरों पर छा गए। चीन की ओर बढ़ गए और चीन के हरे भरे नगरों की ओर, हरे भरे गांवों की ओर, समृद्ध नगरों की ओर वे पहुंच गए। और जब जब चीन की सेना उनका पीछा करती थी तो वे अपने तंबू और डेरों को बटोरकर गांव के भीतर से होते हुए उत्तर की ओर भाग जाते थे। ये बड़े लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा कि जब कभी चीनी सेनाएं उन पर आक्रमण करती थी और अपनी सीमा से बाहर खदेड़ती थी तो वो अपने तंबू, अपने डेरे उठाकर सीधे भाग जाते थे उसके उत्तर की ओर। घुमंतु जहां से भागते वहां से सारा डंडा कुंडा समेट कर जाते थे। और इसी कारण चीन बड़े बड़े अभियानों के पश्चात भी उनका उच्छेद नहीं कर सका और महाप्राकार खड़ी करके भी उनको रोक नहीं पाया। मतलब चीन के साथ ये दिक्कत हो गई कि ये जब भी आते थे इनको खदेड़ने के लिए सेनाएं उनके पीछे जाती तो थी, लेकिन ये बार बार आते थे और जब भी जाते थे तो सारी चीज़ें समेट कर चले जाते थे और इसलिए ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनको रोक नहीं पाए। हुन अपनी भूमि से नष्ट नहीं हुए, वे ही तो पाके रूप में आए। तुर्किस्तान में भी दिखाई देते हैं ये, खित्तन जुचेन की आकृति में उपस्थित हुए और अंत में ये मंगोल नाम से प्रकट हुए
और अंत में जब इनकी पहचान बनी तो ये मंगोल के नाम से पहचाने गए। 13वीं शताब्दी की बात है ये। 13वीं शताब्दी से पूर्व मंगोल पर बुद्ध धर्म का प्रभाव नहीं पड़ा था। 13वीं शताब्दी तक वहां कोई बुद्धिज्म का कोई प्रादुर्भाव नहीं था। चंगिस खान स्वयं नीलनभन देवता को सफेद घोड़ा का बलि चढ़ाता रहा। चंगिस खान की ये बड़ी पुरानी परंपरा रही और वो वहां की जो नीलनभन ये जो देवता है उसको वो सफेद घोड़ों की बलि चढ़ाता था। उसने तावी भिक्षु चांग खुचुन, जिनका समय रहा है 1148 से 1227, इनको चीन से वक्षु के तट पर धार्मिक वार्तालाप के लिए निमंत्रित किया, किंतु उसने किसी दूसरे धर्म को नहीं स्वीकारा। वार्तालाप के लिए तो बुलाया था लेकिन उसने कोई दूसरा धर्म नहीं स्वीकारा। 1206 से 1227 तक चंगिस खान ने राज्य किया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी ओगितोई ने 1228 से 1246 तक मंगोल साम्राज्य चलाया और कुयुक जो है वो ईस्वी सन 1246 से 1251 तक शासक रहा और उसके बाद मंगू ये 1251 से 1260 तक मंगोल का शासक बना, सम्राट बना। कुबिल खान से पहले मंगू ने ईस्वी सन 1254 में राजधानी कराकोरम में एक बड़े धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें बौद्ध, ईसाई, मुसलमानों का शास्त्रार्थ हुआ। इस वाद विवाद में बौद्धों को कोई सफलता नहीं मिली और इसके एक वर्ष पश्चात फिर 1255 में पुनः धर्म सम्मेलन हुआ। कुबिल खान की अगर बात करें तो कुबिल खान ने यह प्रयास किया था और इस प्रयास में उन्होंने इस्लामिक धर्म के जो प्रचारक हैं, उनके जो विद्वान हैं उनको बुलाया, ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, विद्वान हैं उन्हें बुलाया और बौद्ध धर्म के जो प्रचारक और विद्वान हैं उन्हें भी बुलाया। लेकिन इसमें बौद्धों को कोई खास सफलता नहीं मिली इस धर्म सम्मेलन में। 1255 में पुनः धर्म सम्मेलन हुआ और इसमें स्वयं मंगू खान भी उपस्थित था। इस शास्त्रार्थ में बौद्धाचार्य फू यो ने ताओवादियों को हराया। ये जो फू यो थे बौद्धाचार्य, इन्होंने ताओवादियों को शास्त्रार्थ में हराया और सभा विसर्जन पर मंगू खान ने आज्ञा दी कि बौद्धों के विहार उन्हें लौटा दिए जाए, क्योंकि तब तक बौद्धों के विहारों पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो फिर ताओवादियों ने इसे स्वीकार नहीं किया और फिर ईस्वी सन 1256 में तीसरी बार फिर सभी एक और सभा का आयोजन हुआ और इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रकांड बौद्ध विद्वान चीन और तिब्बत से आए हुए थे और शास्त्रार्थ के लिए तावी नहीं आए। पहली बार वो हार गए थे ताओवादी और फिर उसके बाद में वे नहीं आए। में चीन और तिब्बत के जो प्रकांड बौद्ध विद्वान थे वो सम्मिलित हुए। तो मंगू खान ने ताओवादियों के पक्ष की निर्बलता समझकर बौद्ध धर्म के विजय को स्वीकार किया और उसी वक्त सम्राट ने कहा कि जैसे हाथ की हथेली से निकली उंगलियां हैं, बौद्ध सिद्धांत हाथ की हथेली जैसा है। मतलब मंगू जो है सम्राट, उनका यह कहना था कि जैसे एक हाथ से निकली हुई जो उंगलियां होती है उसमें बाकी सब मत जो है वो तो अपने एक उंगलियों की तरह है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो हथेली की तरह है। ये उनका कहना था मंगू का। और फिर मंगू खान ने ताओवादियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और उसने इस मामले को अपने छोटे भाई कुबिल खान को सौंप दिया। अब यहाँ से कुबिल खान ये पावर में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम कुबिल खान के इस राज्यकाल को आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।